नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इन फोकस में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी दिल्ली हार गई, बीजेपी जीत गई। 27 साल का बीजेपी का वनवास खत्म हुआ। बीजेपी की सांस में सांस आई। दिल्ली वाले अब इंतजार में हैं, कब मिलेगा, कौन मिलेगा उनको चीफ मिनिस्टर। गजब की कयास, गेसिंग, तुक्केबाजी चल रही है। जब से मोदी शाह की जय और वीरू जोड़ी बीजेपी की कमाल संभाली है, पत्रकारों या कॉफी या चाय के कप सुड़कते एक्सपर्ट्स जो प्रजाति है उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो एक्सपर्ट ओपिनियन में सीएम तय करते हैं। मोदी शाह जादूगर जैसे टोपी में खरगोश निकालता है, वैसे ही एकदम कयास रहित बंदे को सीएम बना देते हैं। बड़े बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स की नाक कटी है पतंगबाजी के चक्कर में पिछले कुछ सालों में। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, ऐसे ही फैसले थे। दिल्ली में खेल और भी पेचीदा है। बाकी राज्यों में उसी प्रदेश के जन्मे सीएम बनते हैं। बाद में दिखाएंगे आपको इसी प्रोग्राम में कि यहां तो दिल्ली से बाहर जन्मे सीएम खूब हुए। तो कौन होगा दिल्ली का सीएम, क्या फैक्टर होंगे चयन के? आप जिस्ट के साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव और आपको बताऊंगा क्या चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत तो हासिल कर ली, मगर सरकार बनाने या सीएम चुनने की कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? सूत्र बताते हैं कि कवायद परवान चढ़ेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और अमेरिका के टूर से लौटने के बाद। पीएम वापस आएंगे फरवरी 13 के अंत तक। अब इधर प्रधानमंत्री के लौटने तक बीजेपी के आला नेता मीटिंग खेल रहे हैं। रविवार को उन्होंने दिल्ली में जीते 48 एमएलए के साथ बैठक की। बैठक में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष, बीजेपी के दिल्ली इंचार्ज बैजंत पांडा और स्टेट चीफ अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव मौजूद थे। बीजेपी आला कमान को एक एडवांटेज है। दिल्ली में भाजपा में या नए एमएलएज में कोई ऐसा नेता नहीं है कि उसका इतना काडर इतना ऊंचा हो, ओहदा इतना ऊंचा हो कि वो दावा ठोक सके सीएम बनने का। इसलिए सब शांति से इंतजार करेंगे कब किस बिल्ली के भाग से छींका टूटेगा। दिल्ली में केंद्र सरकार बीजेपी की पिछले एक नहीं 3 लोकसभा चुनावों से है। पिछले 11 सालों में बीजेपी 2000 से 18 में लगभग मानिए अगर तो 21 राज्यों में एलाइज के साथ सत्ता में थी। 2013 में सिर्फ 5 राज्य बीजेपी के पास थे, एलाइज के पास थे। मगर 2013 से बीजेपी से दिल्ली दूर थी। उसके दिल्ली के जो कार्यकर्ता थे, काडर थे, नेता थे, वो बाराती की तरह से राज्य लोकसभा की जीत में ढोल नगाड़े बजाते दिखते थे। मगर अपने राज्य की जीत का जश्न आखिरी बार उन्होंने 1993 में या 32 साल पहले मनाया था, जब राज्य में पहला चुनाव हुआ था असेंबली दोबारा स्थापित होने के बाद। मगर जीत के बाद जीत के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है। मगर 21वीं शताब्दी के राजनीतिक चलन ऐसे हैं कि चुनावों में जीत के बाद नई मुश्किलें आती हैं, जिसमें से एक है किसे बनाए मुख्यमंत्री, मंत्री का संतरी। कांग्रेस से पूछिए, तमाम राज्यों में सीएम बनाने के बाद ऐसे संघर्ष शुरू हुए कि अगले चुनाव में सत्ता चली गई या पहले ही सरकार बैठ गई। अरुणाचल प्रदेश में हुआ एक समय पे, राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा सरकार ले डूबा। छत्तीसगढ़ में बघेल और टीएस सिंहदेव का झगड़ा रहा, सरकार डूब गई। पंजाब में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा चला तो वहां पे आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। बीजेपी में इस तरह के संघर्ष पहले होते रहे। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा जैसे नेताओं से द्वंद्व चलता था। कलह के चलते उमा भारती मध्य प्रदेश में, बीएस खंडूरी उत्तराखंड में, येदियुरप्पा कर्नाटक में। मगर मोदी शाह के कड़क रवैये के चलते वो किसी को सीएम बना दें, विरोध या बगावत की बू तक नहीं आती है। दिल्ली में कौन बनेगा सीएम पर 2 लाइन ऑफ थॉट है। एक, मौजूदा नेताओं में से कोई या कोई ऐसा जिसके बारे में सोच अभी हम लोगों में पैदा नहीं हुई। अब पहले पता करते हैं कि क्राइटेरिया कौन से होंगे जिनके बेसिस पर तय होगा। यानी मोटा मोटा हमारे क्राइटेरिया, हम राजनीतिक कयास लगा रहे हैं कि मोदी शाह जब बैठेंगे इकट्ठे तो कौन से क्राइटेरिया होंगे। हाँ, इसमें एक बात बीच में और बता दूं कि कयास की बातचीत ऐसी होती है कि कल शाम को, रविवार शाम को एक बैठक हुई बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की। जैसे ही ये बैठक शुरू हुई, खबर चल गई कि दिल्ली के सीएम पर विचार हो रहा है। और देर रात तक खबर आई कि जो बीरेंद्र सिंह
मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं उनको हटा दिया गया है, तो ये मीटिंग उसके लिए थी। तो कुल मिलाकर के अब बात करते हैं वो क्राइटेरिया, वो फॉर्मूला, यानी कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी, हल्दी, नमक, मिर्ची, ये कौन सा डलेगा जिससे सीएम तय होगा कि कौन होगा दिल्ली का, जब भी बीजेपी के आला नेतृत्व बैठेगा। तो विपक्ष को, खासकर अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने वाला नेता चाहिए होगा। हल्का नेता नहीं चलेगा। बीजेपी ऐसा नेता चुनेगी जो भविष्य में दिल्ली की लैक ऑफ लीडरशिप जो है बीजेपी की, एक वैक्यूम रहा है, उसको खत्म करे। तो यानी जो नेता बनने, यानी आज बहुत बड़ा ना हो मगर आगे चल के अच्छा नेता बनने का पोटेंशियल रखे, जब केजरीवाल को चैलेंज करें या केजरीवाल उसे चैलेंज करें तो लगे कि कुछ दमखम वाला नेता है। मोदी शाह का चहेता हो, जी हां, दुल्हन वही जो पियामन भाई की तरह से सीएम ऐसा होगा जिस पर दिल्ली डुओ का भरोसा होगा, आरएसएस की राय और मोहर होगी। 2024 के झटके से पहले बीजे आलाकमान थोड़ी मन की करने लगी थी, संघ ने हाथ खींच लिया था, नुकसान हुआ। उसके बाद से हरियाणा में संबंध सुधरे, संघ ने कैंपेन में जम के काम किया, तो उसकी राय भी चलेगी। उसके बाद अगला क्राइटेरिया है जातीय और क्षेत्रीय समीकरण। यह मुश्किल काम होगा, यह गजब का बैलेंसिंग एक्ट होगा। दिल्ली में पंजाबी, बनिया, पूर्वांचली, सिख, ओबीसी, दलित, अपर कास्ट, तमाम अहम वोट बैंक हैं। अब चीफ मिनिस्टर ऐसा नेता बनेगा जिससे बीजेपी मल्टीपल पॉलिटिकल सिग्नल दे सके, जातीय, क्षेत्रीय, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इमेज जैसे कि करप्शन चार्ज फ्री होना, बैगेज नहीं होगा। ये एक जरूरी क्राइटेरिया होगा। अब यह भी क्राइटेरिया तय करेगी बीजेपी कि दिल्ली का होगा या बाहर का होगा, एमएलए होगा या एमएलए नहीं होगा। बीजेपी इस क्राइटेरिया पर जरूर नजर डालेगी, क्योंकि उसे नेता का कद देखना होगा, उसको कैसे चुन करके लाया जाए वो बात की बात है। उसके बाद एज फैक्टर भी अहम होगा। बीजेपी किसी बहुत बुजुर्ग भुने हुए नेता को नहीं लाएगी। बीजेपी प्रिफर करेगी कि एक यंग एज, न्यू एज नेता जिसको कि दिल्ली की कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर और यंग वोटर को वो थोड़ा उसके साथ आइडेंटिफाई कर सके। अब ये मोटा मोटा फॉर्मूला होगा, यानी इस फॉर्मूले के तहत कुल मिलाकर चीफ मिनिस्टर की कयासबाजी की रेस में 7-8 चेहरे हैं और 5-6 मोटे मोटे समीकरण हैं, उन पे नजर डालते हैं। पहला नाम लेते हैं प्रवेश सिंह वर्मा का। लिस्ट में ये नाम जो है वो पूर्व चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा का है। वो पश्चिम दिल्ली से लगातार यानी 2 बार सांसद थे। 2019 में 5.7 लाख वोट से उन्होंने चुनाव जीता था सांसदी का। यह किसी सांसद की दिल्ली में इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी। 2025 में दिल्ली के पूर्व चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को 4090 कुछ वोट से उन्होंने हरा दिया। ये एक फैक्टर उनकी पैदाइश है, वो दिल्ली की है। प्रवेश वर्मा अपने पिता की राह पर कम उम्र से संघ से जुड़े रहे हैं। उन्होंने अभी तक सभी चुनावों में जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कटा था 2024 में। विधानसभा चुनाव से पहले मैं अंदर की बात बताऊं आपको कि अमित शाह ने उनको बुलाया और कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ना है। और उस समय जब उनके सामने ऑप्शन रखे गए, यानी लोग सोचते थे कि वो आउटर दिल्ली जहां से लड़ते रहे वहीं से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा वो केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे और आला कमान ने उसको मोहर लगा दी। दिसंबर 1998 से लेकर के सितंबर 24 तक दिल्ली का चीफ मिनिस्टर चाहे शीला दीक्षित हो या अरविंद केजरीवाल, वो नई दिल्ली के एमएलए थे। ये है नई दिल्ली का रुतबा दिल्ली में। ये प्रवेश की दावेदारी भारी करता है। उधर से वो जाइंट किलर हैं, उन्होंने 12 साल के सीएम केजरीवाल बीजेपी की दुखती रग को हराया है। बीजेपी जाट सीएम बना करके हरियाणा में नॉन जाट मुख्यमंत्री वाली जो नाराजगी है, वहां पे नॉन जाट को सीएम बनाया था। पहले खट्टर साहब थे, उसके बाद सैनी आए। तो क्या है कि उस नाराजगी को कम करने की कोशिश करी, जाट वोट बैंक को इशारा करेगी। इससे उत्तर प्रदेश के जाट वोट बैंक को भी सिग्नल मिलेगा। बीजेपी जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाकर थोड़ा किसान आंदोलन को कमजोर करने की कवायद भी करेगी। थोड़ा एक सेंटिमेंट जो है उसके खिलाफ, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेगी। अगला नाम है मनोज तिवारी। सब जानते हैं आप लोग, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी सांसद हैं, भोजपुरी जगत के सुपरस्टार हैं, आइकॉनिक फिगर हैं। पैदाइश से बनारसी हैं।
लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दिल्ली के 7 में से 6 सांसदों के टिकट कटे थे, लेकिन मनोज तिवारी को पार्टी ने फिर से टिकट दिया, यानी वो एकमात्र थे जिन्हें रिपीट किया गया। वो 2016 से 20 तक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उनके अंडर चुनाव हार गए थे बीजेपी विधानसभा का। पूर्वांचल वोटर्स के बीच मनोज तिवारी काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। ब्राह्मण होना फैक्टर है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सिग्नल जाएगा। कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है। ये एक कयास है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर हो गया। उसके बाद आते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। ये भी अरविंद केजरीवाल की तरह हरियाणा पुत्र हैं। सिरसा में इनका जन्म हुआ था। सिरसा 2013 और 2017 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके थे। इसके बाद वो तीसरी बार राजौरी गार्डन से विधायक चुने गए। वो 2021 में शिरोमणि अकाली दल छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद अगस्त 2023 में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए। वो दिल्ली में सिख समुदाय के बड़े नेता हैं। वहीं सिरसा को आगे करके बीजेपी पंजाब में पकड़ मजबूत कर सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि बीजेपी की हिट लिस्ट जो है उसमें आने वाले दिनों में 2 राज्य हैं साहब, एक है पंजाब और एक बंगाल। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की हार, आम आदमी पार्टी का सरकार का जाना एक फैक्टर बनेगा और सुगबुगाहट है पंजाब को लेकर के, तो बीजेपी पंजाब को सिग्नल देना चाहेगी। स्मृति ईरानी का भी नाम है। ये वाइल्ड कार्ड नाम है, वो विधायक नहीं है। आप कहेंगे वो तो मुंबई से हैं, गुजरात से राज्यसभा में थी, उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनावों में आती रही हैं। ये बता दें कि स्मृति ईरानी पहले स्मृति मल्होत्रा थी। पिता पंजाबी अजय कुमार मल्होत्रा थे, माता शिवानी बंगाली थी। जन्म हुआ दिल्ली में, माता जनसंघ से जुड़ी थी और ग्रैंडफादर आरएसएस से थे। बीजेपी स्मृति ईरानी को आगे कर सकती है। एक चॉइस है, अगर बाहर से कोई कद्दावर नेता लाना है जिसकी इमेज है, कॉस्मोपॉलिटन भी है, वो स्मृति ईरानी फिट बैठती हैं। वो 2010 से 13 तक भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। 2004 में वो कपिल सिब्बल के खिलाफ लोकसभा चुनाव चांदनी चौक से हार गईं। 14 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गईं, लेकिन उसके बाद भी मंत्री बनी। 19 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया, जाइंट किलर बनी। 24 में वो अमेठी में फिर हार गई। स्टिल वो एक बड़ा महिला चेहरा हो सकती है। बीजेपी में इस समय कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में स्मृति को सीएम बनाकर बीजेपी महिलाओं को एक मैसेज दे सकती है कि देखिए हम महिलाओं का कर रहे हैं। और एक फैक्टर और है कि दिल्ली में महिला वोट जो है वो पुरुषों से अलग हो गया है। महिला एक अलग एंटिटी की तरह से वोट देती हैं, ज्यादा संख्या में वोट देती हैं, और अरविंद केजरीवाल की स्कीमों का इंपैक्ट उनमें ज्यादा है, और इसीलिए एक बड़े महिलाओं का वर्ग बड़ा आम आदमी पार्टी को वोट करता है। उस वोट बैंक पे बीजेपी की नजर रहेगी। अगला नाम है विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के पुराने योद्धा हैं। रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है। वो 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा में 2015 में जब बीजेपी के 3 ही विधायक थे, उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता भी थे। यानी जब सबसे कड़की थी बीजेपी की दिल्ली में, विजेंद्र गुप्ता अपनी जमीन बनाए हुए थे। आपको याद होगा 30 नवंबर 2015 को दिल्ली असेंबली में आप सरकार का विरोध कर रहे थे विजेंद्र गुप्ता। उन्होंने इतना रौला काटा कि उन मार्शल से उनको बाहर पटका गया। ये वीडियो देखिए कि किस तरह से विजेंद्र गुप्ता ने संघर्ष किया था। दिल्ली की पैदाइश है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पास आउट हैं। वो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी संघ और संगठन पे मजबूत पकड़ है। दिल्ली में पंजाबी बनिया वोट का 34 सीटों पर दबदबा है, और ये उनकी थोड़ी सी कैंडिडेचर को आगे करता है। मोहन सिंह बिष्ट, ये अगला नाम है। इनका जन्म जो है वो तो अल्मोड़ा में हुआ, जो उत्तराखंड में है। ये 70 के दशक से जनसंघ से जुड़े, संघ के स्वयंसेवक बने। मोहन सिंह बिष्ट ने 98 से 2015 तक लगातार 4 बार विधानसभा में जीत हासिल की। हालांकि 15 में उन्हें कपिल मिश्रा से हार का सामना करना पड़ा। वो 2020 में फिर से विधायक चुन गए। बीजेपी ने 2025 में उनकी सीट बदलकर मुस्लिम बाहुल मुस्तफाबाद से उनको लड़ाया।
यहां से भी उन्होंने जीत हासिल करी। तो थोड़ा सा उनके फैक्टर में यह है कि पार्टी की जो जरूरत होती है उस पर एक्ट करते हैं और उसमें जीतते हैं। मोहन बिष्ट की संघ और संगठन में पकड़ अच्छी है, उनका पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव है। ये दिल्ली में एक पहाड़ी वोट जो है उसका भी फैक्टर आता है उनके फेवर में। वीरेंद्र सचदेवा की बात कर लेते हैं। ये दिल्ली में जन्मे। वीरेंद्र सचदेव 2007 से 9 तक चांदनी चौक और 14 से 17 तक मयूर विहार भाजपा जिला अध्यक्ष थे, नीचे से शुरुआत करी। उसके बाद 2009 से 12 तक दिल्ली भाजपा प्रदेश मंत्री रहे। 12 से 14 तक दिल्ली भाजपा के प्रशिक्षण प्रभारी और राष्ट्रीय भाजपा प्रशिक्षण दल के सदस्य रहे। 2020 से 23 तक प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। वीरेंद्र सचदेव 2023 में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। यानी दिल्ली का जो 1993 के बाद पहली बार बीजेपी की जीत हुई है, उस समय पर मदन खुराना के अंडर हुई थी, इस बार सचदेवा जी के अंडर हुई है। ये फैक्टर एक ध्यान रखा जाए। उसके अलावा एक फैक्टर और बता दूं अंदर की बात, ये है कि अमित शाह के वो प्रिय हैं। अगर आप ये वीडियो देखिए तो जिस दिन रिजल्ट्स निकले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर पर आने वाले थे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, वहाँ पे दिल्ली के सारे नेता लाइन में लगे हुए थे और सबसे आगे खड़े थे सचदेवा साहब। जब अमित शाह गाड़ी से उतर करके आते हैं तो सचदेवा उनके गले में पटका डालने लगते हैं। अमित शाह ने उनके हाथ से पटका लिया और सचदेवा के गले में डाल दिया। इससे भी राजनीतिक कयास लग रहे हैं। अगला नाम है आशीष सूद। दिल्ली के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज रिंग रोड पे है, धौला कुआं के पास, वहाँ से कॉमर्स की डिग्री ली और उसके बाद एबीवीपी से जुड़ गए। एबीवीपी से जुड़ने के बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूनियन के अध्यक्ष बने। बोफोर्स स्कैम जो 80 के दशक में हुआ था, उसके आंदोलन में काफ़ी सशक्त रोल प्ले किया था इन्होंने। 2002 में ये भारतीय जनता युवा मोर्चा में आए। 2009 में जनरल सेक्रेटरी बीजेपी दिल्ली के बने। 2016 में अपनी लीडरशिप स्किल्स बीजेपी ने उनको पाया तो उनको लीडर ऑफ हाउस साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया। यानी उनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किस तरह काम करता है, जनता के काम छोटे मोटे कैसे, नदी नाली खड़ंजा से उनकी वाकफियत है। उसके बाद उनको अपॉइंट किया गया बीजेपी के द्वारा को इंचार्ज बीजेपी का जम्मू एंड कश्मीर स्टेट यूनिट में। ये भी एक जिसे कहते हैं ना फेदर ऑन हिज कैप है, 2020 में हुआ था। पंजाबी फैक्टर जो है वो उनके हक में जाता है क्योंकि पंजाबियों का दबदबा है दिल्ली में। इसके अलावा मालवीय नगर से में सोमनाथ भारती को हटाने वाले सतीश उपाध्याय हैं जो पहले प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनका भी नाम है। इसके अलावा 2-3 नाम और चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये सब नाम आपने सुन लिए, फॉर्मूला देख लिया, लेकिन नाम कोई भी चले, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा के अनुभव को देखते हुए इस मामले में अटकलों के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है साहब। अब देखिए कि कौन होगा चीफ मिनिस्टर अगर बैलेंसिंग एक्ट तय करेगा, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, बाद में बताऊंगा कि क्राइटेरिया होगा कि दिल्ली वाला चुना जाए या दिल्ली में इंपोर्टेड या दिल्ली में माइग्रेंट नेता चुन लिया जाए, बाहर से ला करके एक बड़ा फेस दे दिया जाए। अब दिल्ली जो है वो मिनी भारत है, माइक्रोकॉस्म है देश का। करोड़ों लोगों ने सपने देखे और उन्हें पूरा करने, रोजी रोटी के लिए या कैरियर के लिए वो दिल्ली आए। इसलिए दूसरे राज्यों में भले क्राइटेरिया होता है, ये मोटिव इशू होता है कि सन ऑफ द सॉइल ही चीफ मिनिस्टर बने। क्या आप सोच सकते हैं कि बिहार का या तमिलनाडु में कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा हो बनेगा जो दिल्ली में पैदा हुआ था या दिल्ली में ही रहा है, बचपन उसका गुजरा है? मगर दिल्ली के सीएम ऐसे बने हैं जो देश के किसी और राज्य ही नहीं, विदेश में जन्मे हैं। ये एक दिल्ली की यूनिकनेस है, ये यूनिक इतिहास है दिल्ली का, जिस पे अगर नजर डालें तो ये एक लिस्ट है। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री बने चौधरी ब्रह्म प्रकाश, पार्टी थी कांग्रेस। आप सोचिए उनका जन्म कहाँ हुआ। ये शकरपुर विलेज जो दिल्ली में है वहां को बिलोंग करते थे, पैतृक बहुत पुराने थे, मगर उनका जन्म हुआ नायरोबी, कीनिया में। उन्होंने वापस आए इंडिया में और कांग्रेस में शामिल होने के बाद नांगलोई जाट नाम की सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक वो मुख्यमंत्री रहे। अगले मुख्यमंत्री कौन बने? गुरमुख निहाल सिंह, कांग्रेस पार्टी। अब बताइए कि कहां पैदा हुए? वो पैदा हुए थे रावलपिंडी में, प्री पार्टीशन पंजाब में। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दरियागंज थी। 13 फरवरी 1955 ब्रह्मदत्त के बाद वो मुख्यमंत्री रहे। मदन लाल खुराना, उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली यूनियन कैपिटल बन गई, यूटी बन गई, तो 37 साल चुनाव ही नहीं हुए, असेंबली निलंबित हो गई।
37 सालों के गैप के बाद 1955 के बाद जब 1993 में चुनाव हुए, असेंबली बनी, तो मदन लाल खुराना पहले चीफ मिनिस्टर बने उस रिवाइव्ड असेंबली के। बीजेपी के दिग्गज नेता थे। मेरे ख्याल से अपने एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कम ऐसे नेता देखे हैं जो दिल्ली को इतनी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। मदन लाल खुराना हुए, दिल्ली कांग्रेस के एक बड़े नेता होते थे जगप्रवेश चंद्र, इस तरह के कुछ नेता थे जो दिल्ली को अच्छी तरह जानते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था मदन लाल खुराना का? लायलपुर, पाकिस्तान में पार्टीशन से पहले। तो ये भी दिल्ली के निवासी मूलतः नहीं थे, ये बाहर से आए थे। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मोती नगर थी, बड़ी प्रिय कॉन्स्टिट्यूंसी थी। इसमें वहाँ पे मुंडन से लेकर के ब्याह, हर चीज़ में मदन लाल खुराना जाया करते थे। 2 दिसंबर 1993 से 26 फरवरी 1996 तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनको हटना पड़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री आए साहिब सिंह वर्मा। साहिब सिंह वर्मा जो थे वो बीजेपी के नेता थे, मुंडका विलेज के रहने वाले थे। शालीमार बाग कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा। 26 फरवरी 1996 से 12 अक्टूबर 98 तक वो मुख्यमंत्री रहे। अब आपको मजेदार बात ये बता दूं कि ये पहले मुख्यमंत्री थे जो दिल्ली में पैदा हुए थे, दिल्ली के। सोचिए इतने साल बाद, 52 से लेकर के 98 तक में। यही साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं परवेश वर्मा। उसके बाद आई दिल्ली की मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज बीजेपी की नेता के रूप में उभरी थी और फायर फाइटिंग के लिए उनको भेजा गया दिल्ली की चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, अंबाला में पैदा हुई थी। उनका चीफ मिनिस्टर का टेन्योर था 12 अक्टूबर से 1998 से 3 दिसंबर 1998। ये बीजेपी की आखिरी सरकार थी साहब। इसके बाद से बीजेपी का बनवास शुरू हुआ 27 साल पहले से। उसके बाद आई शीला दीक्षित। शीला दीक्षित ने उसके बाद बहुत बढ़िया दिल्ली को अपने लिए ढाल लिया। कांग्रेस पार्टी की नेता थी। कॉन्स्टिट्यूंसी नई दिल्ली थी जो कि दिल्ली की सबसे प्रीमियर कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है। 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक चीफ मिनिस्टर रहीं। लेकिन जन्म उनका कहाँ हुआ? कपूरथला में। शीला दीक्षित कपूरथला में पैदा हुई थी। उसके बाद दिल्ली के आसमान पे चमके अरविंद केजरीवाल नाम के तारे। आम आदमी पार्टी बनाई, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी चली, शीला दीक्षित को हराया, कांग्रेस को निस्तानाबूद कर दिया दिल्ली में। 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। उनका जन्म हुआ सिवानी, हरियाणा में। उसके बाद मुख्यमंत्री बनी आतिशी 21 सितंबर 2024 में। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे थे, काफ़ी लंबे समय जेल में रहे शराब घोटाले में, मगर आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दिया। आतिशी मुख्यमंत्री बनी और उनकी भी पैदाइश दिल्ली की है। तो कुल मिलाकर के आप देखें, ज़्यादातर दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के बाहर ही पैदा हुए थे। कोई मूलतः दिल्ली का निवासी 1-2 ही थे। अब इसके बाद बड़े सवाल हैं, दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल में किन किन नेताओं को जगह मिलेगी? क्या है कि जब सरकार बनती है तो एक चीफ मिनिस्टर से सिग्नल नहीं जाता, उस सरकार में कौन कौन मंत्री होंगे इससे सिग्नल मिलता है, कौन स्पीकर बनेगा इससे सिग्नल जाता है, किस बाबू को कौन सी जाति की जगह मिले। क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय से राहुल गांधी हल्ला कर रहे हैं कि सरकार में सेक्रेटरीज में कितने सेक्रेटरी किस जाति के हैं। ये सब फैक्टर वे इन किए जाएंगे। ये भी सवाल उठ रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, कहाँ होगा, क्योंकि बीजेपी धमाकेदार एंट्री चाहेगी। अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा कि खुले में उन्होंने जनता को इन्विटेशन दे करके शपथ ग्रहण किया था। इसके बाद ये भी सवाल है कि इसमें कौन कौन शामिल होंगे। दिल्ली में शपथ ग्रहण कब होगा, ये सवाल। केंद्र शासित प्रदेश है साहब। एक तो मैंने पहले बताया कि प्रधानमंत्री मोदी बाहर हैं, तो उसकी वजह से 3-4 दिन अभी लगना तय है। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण दिल्ली को मुख्यमंत्री के नाम पर जो बनता है उसमें भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी की ज़रूरत होती है। एक बार जब पार्टी चीफ मिनिस्टर के नाम को तय कर लेती है तो भारत के राष्ट्रपति उपराज्यपाल की सलाह पर सीएम की नियुक्ति करते हैं। इस प्रक्रिया में भी 2-3 दिन का वक्त लग जाता है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और मंत्रिमंडल के नाम पर मोहर बीजेपी का आला कमान लगाएगा। भाजपा मंत्रिमंडल और सीएम फेस के जरिए दिल्ली और देश की राजनीति में जातिगत राजनीतिक रणनीति के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश करेगी। किसी नए नाम को सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि सीएम नहीं बन पाने वाले दिल्ली के तमाम बड़े दिग्गजों को कम से कम मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट्स को रिटेन किया है। शपथ ग्रहण में कौन कौन आएगा?
बीजेपी के तमाम प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर को इस समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। बीजेपी इसे बिग बैंग बनाएगी। हाँ साहब, एक गौरतलब बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी को भी नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। यह इशारा मिल रहा है हमें, पूर्व सीएम हैं। अब देखना यह होगा कि वो आएंगे या नहीं। तो साहब इंतजार करिए। दिल्ली को सदियों से सत्ता पलट की आदत है, नए बादशाह के मुकुट पहनने की आदत है। इसलिए यहां की जनता वोट देकर एक नए निजाम का प्लेटफॉर्म तैयार करके अपने रोजी रोटी के कामकाज में जुट गई है। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द बीजेपी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।